दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जियोपॉलिटिक्स में एक के बाद एक ऐसे बॉम्ब्स गिरा रहा है जिसको हम अगर चाहे भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। हाल ही में ये बॉम्ब्स यूरोप की बहुत सी कंट्रीज पर गिरे हैं। इस वॉर ने ग्लोबल फाइनेंशियल कॉरिडोर्स में तो उछल पुछल मचाई है, लेकिन उसी के साथ साथ इस इकोनॉमिक टर्मोइल ने अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे देश के पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी हिला कर रख दिया है। चाहे श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसी सो कॉल्ड डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस हो, इस वॉर के स्प्रिल ओवर इफेक्ट्स दुनिया की हर कोने में नजर आ रहे हैं। हाल ही में इसका लेटेस्ट शिकार हमें ब्रिटेन के रूप में दिखाई दिया। बोरिस जॉनसन के रजिस्ट्रेशन के बाद शायद ऐसा लग रहा था कि पॉलिटिकल टर्मोइल थम जाएगा, लेकिन आज ब्रिटेन की पॉलिटिक्स आज फिर पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट का नया डोज लेकर हाजिर हुई है। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 2 से 3 दिनों में ट्विटर पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी। ब्रिटेन के जाने माने मीडिया चैनल डेली स्टार ने इस वीडियो को 24 घंटों तक लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें एक तरफ लेटिस रखी गई थी और दूसरी तरफ पीएम लिज ट्रस की एक फ़ोटो थी। उसमें उन्होंने लेटिस और पीएम लिज ट्रस के बीच एक रेस ऑर्गेनाइज की और कैप्शन लिखा, आइए देखते हैं कि लेटिस और लिज ट्रस में से सबसे पहले कौन इस गेम से बाहर होता है। इसमें कुछ ही घंटों बाद लेटिस की जीत हुई और पीएम इस रेस से बाहर हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने एक खबर सुनी ली होगी कि यूके की लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने 28 अक्टूबर 2022 को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। लगभग 40 दिनों के अंदर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर ये यूके के इतिहास की सबसे कम समय के लिए सर्व करने वाली पीएम बन चुकी है। उनके इस रेजिग्नेशन के बाद ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बासी लेटेस्ट को ही या वहाँ का नया पीएम बना देना चाहिए। दोस्तों, कहने और सुनने में ये चीज़ें बड़ी फ़नी लगती है, लेकिन असल में ये गहरे चिंतन की बात है। इसी के चलते कई स्कॉलर्स इस लेटेस्ट की जीत को ब्रिटिश एम्पायर की एक मेजर डिफीट बता रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यूके में चल क्या रहा है, और सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि अगर नज़र घुमाए तो यूरोप के बहुत से डेवलप्ड नेशंस में इसी तरह की उथल पुथल मची हुई है। जिस तरफ देखो उस तरफ किसी न किसी क्राइसिस का माहौल है। दूसरे शब्दों में कहे तो आज यूरोपियन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से शैम्बल्स में है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूरोप के इसी सिचुएशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यूके की क्राइसिस पर आने से पहले आइए पहले यूरोप में चल रही एक बेहद कंसर्निंग एनर्जी क्राइसिस से रूबरू कराते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप में विंटर से एकदम कॉर्नर पर है। ऐसे में जाहिर है कि यूरोप के घर घर की एनर्जी नीड्स अपने पीक पर पहुंचने वाली है। इस पीक कंजप्शन टाइम के दौरान सप्लाईज की क्राइसिस यूरोप में हर पॉसिबल तरीके की क्राइसिस क्रिएट कर रही है। इसी के चलते वहाँ के कई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स अपने ही लोगों के गुस्से का शिकार बन रही हैं। फ्रांस की सिचुएशन पर गौर करें तो वहाँ के लोग देश को यूरोपियन यूनियन और नेटो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग सेक्टर से 1 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स फ्यूल की शॉर्टेज और लो वेजेस के कारण सड़कों पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की डेली लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी सैलरीज में हाइक डिमांड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपने प्रोटेस्ट को कम करने के लिए वर्कर्स पर पेनल्टी भी इम्पोज करने की कोशिश की, लेकिन इससे वर्कर्स का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रेसिडेंट मैक्रोन के पॉलिटिकल टेन्योर के भी लिए खतरा बन सकता है। इसी तरह जर्मनी में भी सिनेरियो लगभग सेम ही है। वहाँ पर एनर्जी की शॉर्टेजेस उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही है, जिसके कारण वहाँ महंगाई और लोगों के लिविंग कॉस्ट आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से लोग सड़कों पर आकर यूरोपीय यूनियन और नेटो की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईयू और नेटो ने अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए रशिया पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं। यानी उनके मुताबिक ईयू और नेटो की डिक्टोरियल टेंडेंसीज़ ने ही इस क्राइसिस को जन्म दिया है। आपको बता दें कि जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ इस चीज़ को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रही थी। असल में जर्मनी अपनी 55% गैस और अपनी 17% गैस रशिया से ही इंपोर्ट करता है, और इसी कारण ये देश शुरुआत से ही रशिया के अगेंस्ट इतने हार्श रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ थे। लेकिन ईयू और नेटो का पार्ट होने के कारण उनको ब्लॉक की पॉलिसीज़ के साथ एग्री करना ही पड़ा, और आज उनके सिटीजन्स उनकी इस गलती की कीमत चुका रहे हैं। साथ ही उनको आज ये रियलाइज़ होने लगा है कि ये पूरा मैस यूएसए के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। यूएस रशिया के साथ अपनी इस वॉर में यूरोप को एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर रहा है। इस कारण ये हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई इन्फ्लेशन और नेचुरल गैस की शॉर्टेजेस लोगों के लाइवलीहुड पर एक सीरियस थ्रेट बनकर मंडरा रही हैं। हाई चांसेस है कि ये प्रोटेस्ट 2-3 देशों से शुरू होकर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल सकता है।
आज हालात ये हो गए हैं कि यूरोप के कई देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में लोग सर्दियों में जलाने के लिए वुड्स यानी कि लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सूखी लकड़ियों की मांग बढ़ने की वजह से जर्मनी में बहुत तेज़ी से ट्रीज कट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हंगरी में तो वुड्स की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। इसी को देखते हुए पूरे यूरोप में लकड़ियों का प्राइस भी आसमान छू रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि आज यूरोप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो वापस फिर से मिडल एजेस की तरह चल पड़ा हो। इन सब के बीच यूरोपीय यूनियन की बची कुछ यूनिटी भी चरमराती नजर हुई आ रही है। ईयू आज किसी भी इशू के ऊपर एक कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हाल ही में इसका एक उदाहरण हमें यूरोप की एनर्जी चार्टर ट्रीटी में देखने को मिला, जिसको पहले इटली और फिर पोलैंड, फिर स्पेन और अब नेदरलैंड्स अबेंडन करते नजर आ रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेन के द्वारा प्रेशराइज किए जाने के बावजूद आज ये देश इससे खुद को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इस क्राइसिस के बीच इस ट्रीटी को फॉलो करना इन देशों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। अगर आप किस ट्रीटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, इस बीच एक और शॉकिंग न्यूज़ मीडिया में आई। सोर्सेज के मुताबिक ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट वॉन डेर लेन के ऊपर अमेरिका के लिए काम करने के इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन की कमीशन ईयू की सबसे पावरफुल बॉडी है और इस बॉडी को उर्सुला वॉन डेर लेन हेड करती हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईयू कमीशन की करंट प्रेसिडेंट से बेहद खुश है, क्योंकि वो यूरोप में यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने में उनकी बेहद मदद कर रही हैं। उनका कहना है कि यूरोप के लोगों के रियल कंसर्न्स को सर्व करने की बजाय वो यूएसए के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल कर रही हैं। इसी कारण उनको अमेरिका का पॉन भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये 2029 तक ईयू को हेड करने वाली हैं। तो अगर ये क्लेम्स पूरी तरह सच साबित होते हैं तो यूरोप के लिए आगे प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा ग्रेव हो सकती हैं। खैर दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे यूरोप में रशियन गैस का ना होना उनके लिए एक के बाद एक नए डिजास्टर्स अनफोल्ड कर रहा है। इस फ्रंट पर भी वहाँ हर रोज़ कुछ नई डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अगर गैस सप्लाईज की बात करें तो रशिया अपनी गैस की टैप्स को ईयू के लिए पहले ही बंद कर चुका था। इसी बीच सितंबर में एक खबर आई थी कि रशिया के नेचुरल गैस को यूरोप तक पहुंचाने वाली बाल्टिक सी में मौजूद नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस लीक हो रही हैं। यूरोप के कई देशों ने रशिया का नाम लेते हुए उस पर यह एलिगेशन लगाए थे कि ये काम रशिया ने ही जानबूझकर किया है। इस पर रशिया का कहना था कि वो अपने ही पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा। सभी प्रैक्टिकल और रैशनल एविडेंस इस चीज़ को क्लियर कर रहे थे कि रशिया ऐसा कर ही नहीं सकता। कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम यूएसए के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि रशिया किसी भी तरह यूरोप के साथ रीनेगोशिएट कर पाए। और इस पाइपलाइन को सच में किसने डिस्ट्रॉय किया वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यूरोप की परेशानियां मल्टीप्लाई ही हुई हैं। इतना ही काफ़ी नहीं था कि हाल ही में चाइना ने भी यूरोप की नेचुरल गैसेस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपने स्टेट ओन्ड गैस इंपोर्टर्स जैसे कि पेट्रोल चाइना, सिनोपेक और न्यूक लिमिटेड को चाइना की इंटरनल डिमांड्स को इंश्योर करने के लिए यूरोप की एलएनजी सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। आपको याद दिला दें कि रशिया के सप्लाईज बंद होने के बाद चाइना ने ही इस कॉन्टिनेंट की ह्यूज एनर्जी सप्लाईज को इंश्योर किया था। चाइना की कोविड पॉलिसीज़ की वजह से उनके पास एलएनजी का इनफ स्टॉक मौजूद था। इस बीच चाइना रशिया से भी भर भर के गैस इंपोर्ट कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए यूरोप ने चाइना से गैस सप्लाईज को स्टॉक करना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर चाइना ने एक मीडिएटर बनकर रशियन गैस को यूरोप तक सप्लाई किया। इस प्रोसेस में चाइना को ह्यूज प्रॉफिट हुआ और यूरोप बेसिकली अपने ही लगाए हुए सैंक्शन को चाइना के थ्रू बाईपास करता रहा। लेकिन आज जब चाइना इस पूरे स्टील से खुद को पीछे खींच रहा है तो यूरोप एक बार फिर से उसी क्राइसिस के मोड पर पहुंच चुका है। हाल ही में कतर ने भी यूरोप को आने वाले डिजास्टर के लिए वार्न किया है। दुनिया के लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर यानी कतर ने कहा है कि अगर यूरोप आने वाले कई विंटर्स में खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहता है तो उसको रशिया से किसी भी कीमत पर अपनी गैस सप्लाईज को रिज्यूम करना ही होगा। आज के दिन यूरोप को 112 मिलियन टन्स ऑफ गैस की ज़रूरत है, जो कि पूरे ग्लोब की गैस सप्लाईज का 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो दोस्तों, यूरोप इन सब चुनौतियों से कैसे लड़ता है, यूरोप और रशिया के बीच के संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे और आपके संबंध अभी आगे बढ़ सकते हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। जय हिंद, जय भारत।